Hello everyone, welcome back. So the topic which we are going to start today is prepositions. एरर फाइंडिंग के हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हमें जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने पिछली क्लासेस में किया था, आर्टिकल्स के क्वेश्चन किए थे हमने पिछली क्लास में। सो उसी तरीके से हम prepositions को भी देखेंगे और फिर बाद में उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो prepositions के बारे में हमें जो सबसे पहले चीज़ याद रखनी है वो ये कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम ये नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होते हैं। प्रोनाउन मतलब ही, शी, यू, वी, दे, इट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और दूसरा, आपने ये नाम देखे होंगे जैसे अंडर, ओवर, बाय, ये सब होते हैं प्रीपोजिशंस। अच्छा, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर प्रोनाउन हमारे नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ ना होकर सेंटेंस के एंड में टू, जैसे विद, यहाँ पे दिखाया हु वॉज ही टॉकिंग टू, ही डज़ नॉट हैव अ पेन टू राइट विद, इस तरीके से सेंटेंस के एंड में भी यूज़ होते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पर ऐसा होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि प्रीपोजिशंस के कुछ, ये सारे जितने भी आपको डार्क ब्लैक कलर से दिख रहे हैं ये सारे हमारे प्रीपोजिशंस हैं। बिटवीन, अमंग, अक्रॉस, थ्रू, ये सारा जितना लिखा हुआ है। अच्छा, ये कुछ पेयर्स हैं जो कि आपस में कंफ्यूजिंग लगते हैं, मतलब इनका मीनिंग कुछ कुछ सेम लगता है, तो इनको पेयर्स में लेकर हम सारा प्रीपोजिशन का टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने जो लिया है अमंग एंड बिटवीन। बिटवीन आपको नॉर्मली पता होगा कि दो चीज़ों की जब हम बात करते हैं, दो चीज़ों के बीच की बात जब होती है तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। और अमंग का यूज़ हम कब करते हैं, जब दो से ज़्यादा, ठीक है, जब दो से ज़्यादा के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही हो, दो नहीं दो से ज़्यादा के। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अब लॉट ऑफ कॉपरेशन इज़ नीडेड अमंग द डिफरेंट स्टेट्स। अब डिफरेंट स्टेट्स की बात की गई है, यानी कि दो से ज़्यादा स्टेट्स हैं, इसकी वजह से अमंग द डिफरेंट स्टेट्स टू कॉम्बैट नक्सलिज्म। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स यानी कि ज़्यादा स्टेट्स होंगे, दो से ज़्यादा स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर बिटवीन रॉन्ग होगा और अमंग करेक्ट होगा, यहाँ पर अमंग का यूज़ किया जाएगा। आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स। बेगर्स ज़्यादा भिखारी हैं, ज़्यादा बेगर्स हैं, इस वजह से बिटवीन नहीं होगा, अमंग यूज़ होगा। अगर दो की बात होती तो हम बिटवीन यूज़ करते। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम। देम प्रोनाउन है लेकिन ये देम का यूज़ हम दो के लिए नहीं, दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर अमंग का यूज़ किया गया है। और बिटवीन का अभी जैसे मैंने बताया दो के बीच में, जैसे द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये क्लियरली रिटन है कि यहाँ पर दो देशों के बीच में होने वाला है, इसलिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, बिटवीन का यूज़ करेंगे। कई बार बिटवीन का यूज़ दो से ज़्यादा के केसेस में भी हो सकता है जब बिल्कुल क्लियर म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है देयर इज़ अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यहाँ पर तीन कंट्रीज़ हैं, अमंग की जगह हमने बिटवीन का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशनशिप है, वो टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग रिलेटेड है एक दूसरे से, जो इन तीनों के बीच में होने वाला है, इसलिए हमने बिटवीन का यूज़ किया गया है। यूरोपियन नेशन, तीन यूरोपियन नेशंस के बीच में गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ, ठीक है, तो ये तीनों अलायंस से रिलेटेड हैं, थ्री यूरोपियन नेशंस, तो यहाँ पे बिटवीन का यूज़ किया गया है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जैसे आपने ये देखा होगा, मी, आई, मी, यू, यू, वी, अस, ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केसेस होते हैं, कुछ सेम ही रहते हैं, जैसे यू यू रहता है और कुछ चेंज होते हैं, जैसे शी का हिम हर, शी का हर बन जाएगा, ही का हिम, आई, मी, यू, यू, वी, अस, दे का देम, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, देर इज़ नो एनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी। मी एक सब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, इसमें एरर आ जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एक मिनट, हाँ, देर इज़ नो एनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी। यहाँ पर आई इसलिए नहीं लिखा हुआ है, ये आई इसलिए रॉन्ग है क्योंकि आई एक सब्जेक्टिव केस है, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, ये मैंने ऊपर बताया ना, आई, मी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि बिटवीन एक प्रपोजिशन है
और इसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस। मी यूज़ किया है, आई नहीं। आई यूज़ करेंगे तो एरर होएगा। बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन। कंजक्शन मतलब कोई ऐसा वर्ड जो कि दो सेंटेंसेस या पार्ट को जोड़े, तो बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। बिटवीन के बाद एंड का, जैसे देखो लिखा है बिटवीन एंड, है ना, यूज़ किया गया है। सो देयर इज़ नो एनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी, ना कि ही एंड आई। ओके, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। देखो यहाँ पर भी एंड का यूज़ किया गया बिटवीन के बाद। बिटवीन के बाद ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है, दो लोग हैं, दो चीज़ें हैं, तो प्लूरल प्रोनाउन या नाउन का यूज़ होगा। देम, अस, ये देखो सारे प्लूरल हैं। और इसके बाद कभी भी ईच एंड एवरी का यूज़ नहीं होगा। आपने, अगर आपको याद होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हमने पढ़ा था, ईच एवरी सिंगुलर का सेंस देते हैं ना। एवरी स्टूडेंट मतलब हर एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो बिटवीन ईच बॉय, हर एक बच्चे के बीच में बांटेंगे, ऐसा रॉन्ग हो जाएगा। सो ये याद रखना है कि बिटवीन के बाद ईच और एवरी ये चीज़ें यूज़ नहीं होंगी। अब इसके बाद अभी ऊपर हमने अमंग देखा था ना, अमंग के पीछे जब ST लग जाए, अमंगस्ट, ठीक है, और अमंग, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये देखते हैं कि दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस होता है, बाकी यूज़ वो सेम मीनिंग में ही होते हैं। अब हमें वो क्या देखना है कि अमंग द बॉयज़ भी करेक्ट है, ठीक, अमंग द बॉयज़ या अमंग्स द बॉयज़, हमें क्या लिखने की ज़रूरत होती है। तो अब आपको ये याद रखना है कि कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, कुछ वॉवल साउंड्स होती हैं। अब आपको ये आर्टिकल में पढ़ाया था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा, कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है हमारी, वो वॉवल साउंड्स को छोड़कर जितनी आ, ई, ऊ, ये जितने भी साउंड्स होती है हमारी वॉवल साउंड्स, जैसे ए, आई, ई, ओ, यू की जो साउंड्स होते हैं, याद रखना, मैंने आर्टिकल वाले चैप्टर में बताया था कि आपको ये लेटर्स नहीं देखने, ए, आई, ओ, यू नहीं देखना है, इनका साउंड देखना है। तो जितने भी वॉवल साउंड्स होते हैं, ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, उनको आप ध्यान से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि अमंग यूज़ करना है कि अमंगस्ट यूज़ करना है। तो अमंग का यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है, और अमंगस्ट का यूज़ होता है वॉवल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले। जैसे देखो यहाँ पर दो दिए हुए हैं, अस एंड देम। अस में अ साउंड आ रही है, अ साउंड जो कि एक वॉवल साउंड है, इसलिए अमंगस्ट का यूज़ किया गया है। और देम जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने अमंग का यूज़ किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है अमिड एंड अमिड्स, तो दोनों का ना डिफरेंस जो है बिल्कुल अमंग और अमंगस्ट जैसा ही है। रुक जाइए 1 मिनट। अमिड एंड अमिड्स का यूज़ भी जैसे दोनों के बीच में जो ऊपर डिफरेंस था ना, कुछ वैसा ही डिफरेंस है इसमें, अभी ये देख लेते हैं, ठीक है। और अमिड एंड अमिड्स का यूज़ जो हम करते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, ठीक है, कोई ऐसा नाउन जो कि अनकाउंटेबल है। द बिल वॉज पास्ड अमिड पेंडोमिनियम, यू आर सिटिंग अमिड्स्ट अस एंड टॉकिंग अगेंस्ट अस, ठीक है। अमिड पी के आगे लगा है, पी एक क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अमंग एंड अमिड्स लगा है अस के सामने, जो कि एक वॉवल साउंड है। तो ये याद रखना है, और ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है, ऐसे नाउन्स जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये सेंस वही देता है, जैसे अमंग वाला होता है ना, अमंग बीच में की बात की जाती है, वैसे ये भी। बिसाइड एंड बिसाइड्स की, अब हम यहाँ पे देखेंगे बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड मतलब कोई आपके बगल में बैठा है, जस्ट बगल में, और बिसाइड्स मतलब उस चीज़ को छोड़कर आप किसी और चीज़ की बात करो, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, उसके अलावा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ये छोड़कर मुझसे कुछ भी करवा लो, ऐसा कुछ। सो ही सेट बिसाइड मी, मेरे बिल्कुल बगल में बैठा है, तो बिसाइड यूज़ करोगे। लेकिन अगर इस बिसाइड में एस लगा दिया तो बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, मतलब उसके बच्चों को छोड़कर, ओके, सिर्फ उस चीज़ को छोड़कर। अगर बिसाइड्स के बाद कोई वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आप उस चीज़ को छोड़ो और बाकी सभी चीज़ के लिए रेडी हो, ओके, या बाकी सभी चीज़ को के लिए आपको पसंद है, या जो भी आप यूज़ करो। जैसे बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, हिज नेफ्यूज़ एंड नीसेज वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, मतलब उस सेरेमनी में उसके बच्चों को छोड़कर उसके नेफ्यू और नीसेज सब लोग प्रेजेंट थे, ठीक है। अब फॉर और सिंस का यूज़, फॉर और जो सिंस है ये दोनों
टाइम के लिए यूज़ होते हैं जनरली। आगे आप इसका और भी यूज़ पढ़ोगे कि फॉर का यूज़ और किस किस चीज़ के लिए होता है। यहाँ पर फॉर जब आप पीरियड की बात करते हो, जैसे 2 ईयर्स 3 ईयर्स, मतलब ऐसा कुछ जब पीरियड की बात करते हो, या फिर ऐसा मतलब जैसे कि एग्जैक्ट टाइम नहीं, पीरियड होता है, आवर्स, 10 ईयर्स 2 ईयर्स, तो उसमें आप फॉर का यूज़ करते हो। लेकिन आप किसी चीज़ की पॉइंट की स्टार्टिंग बता रहे हो, एग्जैक्ट आपको पता है कि इस ईयर के स्टार्टिंग में, सिंस 2009, ठीक है, जनवरी की शुरुआत से, सिंस जनवरी, ओके। तो जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, तब आप सिंस का यूज़ करोगे। लेकिन जब आपको पीरियड बताना है कि एग्जैक्ट आपको पता नहीं है, मान लो आप कहीं गए थे घूमने और आपका पर्स चोरी हो गया, अब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन आप बोलते हो कि कुछ 2 घंटे पहले मेरा मतलब कुछ ये इतने से इतने टाइम के बीच में ही मेरा चोरी हुआ होगा, तो फॉर का यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता आपको। जब पीरियड की बात करते हो, इन्हीं 2 घंटों के बीच में चोरी हुआ होगा, ऐसा टाइप का, तो फॉर का यूज़ होगा। सिंस मतलब शुरू में, पॉइंट जब आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये। और ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस में यूज होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आपको अगर इसमें प्रॉब्लम है कि कौन से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, क्योंकि ये तो टेंस का पार्ट होगा, उसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर नॉर्मल अगर आइडेंटिफाई करना हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें देखो हैज़, हैव, ये वाले जो वर्ड्स दिखते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब, ऐसे वाले जब आपको दिखे तो वो वाला टेंस जो होगा फॉर के साथ, सिंस के साथ, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। टाइम के साथ आपको हैज़, हैव, ये सारी चीज़ें दिखे तो। बाकी ये एक्सप्लेन करने में कि कौन सा होता है, ये टेंस वाले टॉपिक में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है। सिंस का और भी यूजेस हैं। देखो, सिंस का यूज़ जब आप कोई रीज़न देने की कोशिश करते हो, क्योंकि, चूंकि के अर्थ में होता है। सिंस ही ड्रॉव रेकलेसली ही मेट विद एन एक्सीडेंट, क्योंकि रीज़न दिया गया है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे ड्राइव कर रहा था, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि सिंस और जो बिकॉज होता है उसके साथ एज एंड एज का पेयर सो के साथ, सिंस बिकॉज एज का पेयर सो के साथ नहीं होता। मतलब आप इनको इनके साथ लिखोगे तो वो रॉन्ग होगा। जैसे सिंस प्लस सो लिखोगे तो रॉन्ग सेंटेंस बनेगा, ठीक है। एज और सो को साथ में लिखोगे तब भी रॉन्ग, बिकॉज और सो के साथ लिखोगे तब भी रॉन्ग। जैसे सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, रॉन्ग है। सिंस आई वॉज इल, कॉमा लगाओ, आई कुड नॉट कम, इट इज़ करेक्ट। सो का यूज़ सिंस के साथ नहीं होगा। सेम इसी तरीके से बिकॉज का भी यूज़ नहीं होगा। अच्छा, कुछ ऐसे जैसा वैसा के रूप मीनिंग में अगर यूज़ होता है, जैसा वैसा, इन सब के मीनिंग में अगर यूज़ होता है तो आप फॉर के साथ, ठीक है, जैसे एज और सो का यूज़ जैसा और वैसा के रूप में होता है। ऊपर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं हो रही है, या फिर उस तरीके में नहीं। जैसे एज यू शो शैल यू रिप, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो जैसा वैसा के सेंस में अगर यूज़ होता है तो आप एज के साथ इस कंडीशन में, सिर्फ इस कंडीशन में सो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप एज के साथ सो यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। अक्रॉस एंड थ्रो, ये 2 प्रपोजिशन है। अक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, एक किनारे से दूसरी किनारे की तरफ, एक रोड के इस पार से उस पार की तरफ। थ्रो मीन्स मतलब किसी चीज़ के बीचों बीच में से गुजर कर जाना। आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ तैर कर गई। द मैसेज वॉज कन्वे टू मी बाय हिम थ्रू हर, इसके द्वारा, ठीक है, मैसेज पास किया गया। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल के बीच में से होकर गई, मतलब किसी के द्वारा, किसी के बीच में से जाना, जंगल के बीच में से जाना। आई पास्ड थ्रू अ डीप फॉरेस्ट, ऐसा। तो आप थ्रो का यूज़ करोगे। अक्रॉस मतलब एक पार से दूसरी पार, इस पार से उस पार, ऐसे यूज़ में होगा। अब ही इज़ वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रिवर, इस पार से उस पार, ठीक है। अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के उस पार एक पेड़ गिर गया।
कम अक्रॉस, जब अक्रॉस के पहले कम होना, तो जब अचानक से कोई चीज़ हो, ठीक है, अचानक से अगर अक्रॉस के पहले कम का यूज़ हुआ है, इसका मतलब क्या होएगा, अचानक। व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कम अक्रॉस का अर्थ क्या था, अचानक मुलाकात होना, ठीक है। तो व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है। सडनली और केम अक्रॉस यहाँ पर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे सडनली का मतलब भी अचानक है और केम अक्रॉस का मीनिंग भी क्या है, अचानक है। तो इसका हिंदी में क्या मीनिंग हो जाएगा, अचानक। अचानक मैं जब कॉलेज जा रही थी तो मैं अचानक अपने फ्रेंड से मिल गई, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आप सडनली का यूज़ नहीं करोगे, केम अक्रॉस का यूज़ करोगे, और अगर सडनली का यूज़ करोगे तो केम अक्रॉस का यूज़ नहीं करोगे। तो ये याद रखना है। ठीक इसी तरीके से जैसे सडनली के साथ केम अक्रॉस यूज़ नहीं होगा, केम अक्रॉस के साथ विद भी यूज़ नहीं होगा। आई केम अक्रॉस विद हिम रॉन्ग होता है, आई केम अक्रॉस हिम होगा। ऑन और अपॉन, जब किसी चीज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी चीज़ के ऊपर रखा है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तब तो ऑन आएगा। लेकिन कोई चीज़ मोशन में आकर किसी चीज़ पर आती है, जैसे कोई बिल्ली टेबल पर कूदी या किसी चूहे के ऊपर बिल्ली ऊपर से आकर कूदी, तभी अपॉन होगा। ओके, जैसे सेंटेंस में देखते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, ऊपर से आई, ठीक है, मोशन में। ओवर होता है, ऊपर तो है लेकिन टच नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे टेबल के ऊपर बुक थी, वो तो टच थी, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थी। यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में था, लेकिन इसमें ऊपर तो है लेकिन कांटेक्ट में नहीं है। जैसे आपके सिर के ऊपर पंखा होता है, ठीक है, आपके सिर के ऊपर छत होती है। सो वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड, ठीक है। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, बच्चे के ऊपर डाल दो, ठीक है, इस तरीके से। ओवर और अंडर, ओवर तो अभी बताया आपको, द फैन इज़ ओवर योर हेड, ऊपर तो है लेकिन टच नहीं है। बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट डालना है जो उसके ऊपर था नहीं, डालोगे आप। अ कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। अब दो है, एक है इन और एक है इन टू। इन मतलब पानी में कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है, सराउंडेड है, तो मे का यूज़ होगा। इन टू मतलब मोशन में आई, जैसे अभी आपने अपॉन का किया था ना, मोशन में आना। तो किसी को, जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर आई, मोशन में है, तब इनटू का यूज़ होगा। जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, तुम पहले से ही क्लासरूम में थे। लेकिन अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्प्ड इनटू द रिवर, तुम पहले पानी में नहीं थे, अभी तुम कूदे हो पानी में। दोनों का अर्थ में और के अंदर, में और के अंदर ही होता है, लेकिन एक है कि ऑलरेडी आप हो तो मे का यूज़ होगा, लेकिन अभी आप एंटर हुए, मोशन में हो, तो इनटू का यूज़ होगा। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे आप किसी रूम के अंदर जा रहे हो, ये तो मोशन में हो, तो आई एंटर्ड इनटू द रूम, ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। ये एक्सेप्शनल केस है, एंटर के साथ इनटू यूज़ नहीं करोगे और थ्रो के साथ इनटू का यूज़ नहीं करोगे। एंटर और थ्रो के साथ इनटू नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, थ्रो के साथ भी इनटू नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको सेंटेंस भी दिया, ही एंटर्ड द रूम, सीधे लिखो, इनटू हटा देंगे। नेक्स्ट आपको दिया, ही थ्रू द बॉल इनटू द वेल, इनटू द वेल की जगह आप सीधे लिखो इन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑन टाइम, इन टाइम, जब ऑन टाइम की बात करते हैं तो बिल्कुल हम बोलते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। इन टाइम की बात करते हैं तो एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर पहुंचना होता है। जैसे आपको लिखा है, वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, मतलब आपको मान लो 2 से 3 बजे का टाइम दिया गया था कि 2 से 3 बजे के टाइम के बीच में आना है, तो आप 2:15 पे पहुँचे, 2:30 पे पहुँचे, तो आप क्या बोलोगे, मैं टाइम पर मतलब मैं पहुँच गई थी, तो वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। लेकिन जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने की बात होती है तो आपको टाइम के बीच का नहीं, ये नहीं बोला जाता कि 2 से 3 बजे के बीच में हो जाएगा। एग्जैक्ट टाइम पे, मतलब टाइम फिक्स होता है कि 2 बजे पेपर, मतलब 2:30 पे पेपर शुरू होगा या 3:30 पे, वो टाइम फिक्स्ड होता है। तो ऑन टाइम, ये होता है ऑन टाइम। ओके, वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड ऑन टाइम। इन टाइम तो हो जाता कि 2 से मतलब बीच एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि इतने टाइम के बीच में आएगी, ठीक है। लेकिन जब आपको एग्जैक्ट टाइम बताया गया हो तो ऑन होएगा। अब बाय और विद, बाय मतलब किसी चीज़ के द्वारा,
और विद मतलब नॉर्मली हथियार औजार या से यूज़ होता है। जैसे द पेपर वॉज साइंड बाय, किसी ने साइन किया, किसी के द्वारा साइन किया गया तो बाय। अब किस चीज़ से साइन किया हो, मतलब क्या टूल यूज़ किया गया, सो विद अ पार्कर पेन। अब हम ये नहीं लिखेंगे द पेपर वॉज साइंड बाय हिम बाय अ पार्कर पेन, नो, बाय हिम विद अ पार्कर पेन। द स्नेक वॉज किल्ड बाय, किसके द्वारा, एक मैन के द्वारा, लेकिन किस चीज़ से, विद, ठीक है, इस तरीके से। अब बिफोर और इन फ्रंट, बिफोर मतलब पहले, इन फ्रंट मतलब आपके सामने, आपके सामने कोई बैठा है, इन फ्रंट का यूज़ होगा। आपके सामने एक लड़ाई हुई, इन फ्रंट का यूज़ होगा। जैसे देयर वाज अ फाइट इन फ्रंट ऑफ मी, दे वर डिस्कसिंग दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, बिफोर मतलब मैं इससे पहले पहुंचा, आई रीच द स्कूल बिफोर हिम, ऐसे, ठीक है। तो बिफोर मतलब पहले, बिफोर यू, आई केम बिफोर यू, ठीक है। अब यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ, इंडिया रेज द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द UN इन फ्रंट ऑफ, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मेरे घर के सामने, सामने वाली बात मतलब सामने बातचीत करना, मेरे घर के सामने मतलब आपके मुंह के सामने कोई चीज़, आपके फेस के सामने कुछ हो रहा है तो इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे। एट और इन, एट किसी छोटी जगह के लिए यूज़ होता है, इन किसी बड़ी जगह के लिए यूज़ होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे दिल्ली एक बड़ा शहर है तो इन, लेकिन उसमें उसी दिल्ली में एक छोटी जगह है मुखर्जी नगर, तो एट दिल्ली रॉन्ग हो जाएगा, इन मुखर्जी नगर रॉन्ग हो जाएगा। मुखर्जी नगर छोटा है तो आप एट लिखोगे, दिल्ली बड़ा है तो आप इन लिखोगे। आगे इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ये दो वर्ड्स में भी कई बार कंफ्यूजन होती है। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद। अब यह देखो, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल, उसने काम किया इसके बाद भी, इसके बावजूद वो फेल हुआ। डिस्पाइट ऑफ नहीं लिखोगे, ये याद रखना। डिस्पाइट जैसे इंस्पाइट के साथ ऑफ यूज़ कर सकते हो आप, डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है, वो होने के बाद भी, रिच होने के बाद भी वो खुश नहीं है। ओके ओके, तो डिस्पाइट ऑफ मतलब और इंस्पाइट, दोनों का जो मीनिंग होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इनका डिफरेंस क्या है कि आपको ये याद रखना है कि एक के साथ ऑफ आएगा, दूसरे के साथ ऑफ नहीं आएगा। ये एक दूसरे के सिनोनिम है, एक दूसरे की जगह यूज़ किए जा सकते हैं, बट अगर आप डिस्पाइट यूज़ कर रहे हो तो ऑफ यूज़ नहीं करना, ये ध्यान देना है। बाय और इन, अभी हमने बाय का यूज़ किया था ना कि किसी चीज़ के द्वारा। आई एम सिटिंग इन द कार, मैं बैठा हूँ। आई एम गोइंग इन कार रॉन्ग होगा कि मैं कार में जा रहा हूँ, नहीं, मैं कार के द्वारा जा रहा हूँ, राइट, कार से जा रहा हूँ, तो बाय का यूज़ होगा। बाय व्हीकल के साथ मतलब कोई भी बस, कार, स्कूटर, स्कूटी कुछ भी है तो उसके साथ आप बाय का यूज़ करते हो अगर आप उसके द्वारा जा रहे हो। और अगर आप अपने पैरों से जा रहे हो तो ऑन का यूज़ करोगे, मतलब ऑन फुट। अब ये देखो, कुछ एट का भी हमने एक यूज़ देखा था जगह के साथ, है ना, कि जब छोटी जगह हो तब हम एट का यूज़ करते हैं। और इनका हमने देखा था कि किसी चीज़ के अंदर आप बैठे हो या कहीं अंदर हो तो इनका यूज़ करते हैं। ऑन का यूज़ हमने देखा था एग्जैक्ट टाइम की बात होती है। इन सब का एक यूसेज और देखो, जब टाइम की बात करते हैं, एट का टाइम जब एग्जैक्ट टाइम बताया गया, एट का यूज़ आप एग्जैक्ट टाइम पर भी करते हो, जैसे आप छोटी जगह पे करते थे ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया गया आपको, 2 बजे आना है, 3 बजे आना है, 4 बजे, एट 2 o'clock, एट 7 o'clock, इस तरीके से। इन की बात जब हम करते, जब आपको पीरियड दिया हो, इन में, अब जैसे मंथ और ईयर की बात हो गई, कौन से मंथ में कौन से ईयर में, ये पीरियड का दिखाते हैं कि इन में पूरा महीने की बात हो रही है। मई में तुम्हें डिफाइन नहीं किया गया कि 2 मई, 3 मई, 4 मई, नहीं, इन में, इन 2005 में कौन सी डेट को कौन से क्या, वो तुम्हें डिफाइन नहीं किया गया। सो मंथ और ईयर के साथ जब आपको कोई कहीं पे दिखेगा तो आप इन यूज़ करोगे, एग्जैक्ट टाइम के पहले एट यूज़ करोगे। और जब आपको डे दिया हो और डेट दी हो, जैसे मंडे दिया है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, अपने 7 डेज जो है इनके सामने ऑन और डेट के सामने भी ऑन।
ऐट का यूज़ आप ये जितने भी टाइम होता है ना उसके साथ भी करते हो। जब आपको एग्जैक्ट टाइम दिया हो तब तो यूज़ करोगे ही, लेकिन जैसे हमारा टाइम पीरियड होता है ना सुबह का एट डॉन, एट डस्क सुबह शाम, है ना, एट डे ब्रेक जब बिल्कुल सूर्य उदय हुआ हो, एट सनराइज सूर्य अस्त हुआ हो, तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं इन सब के साथ आप एट का यूज़ करोगे, सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग को छोड़कर। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ आप इन का यूज़ करते हो, ये याद रखना है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है। देखो लेकिन अगर मॉर्निंग के पहले आपको डे दे दिया हो तो आप ऑन का यूज़ करोगे। अभी आपने पहले पढ़ा था ना कि डे के पहले ऑन यूज़ करते तो ऑन संडे मॉर्निंग, लेकिन अगर डे नहीं दिया है तो इन का यूज़ होगा। अब ये याद रखना कि जब हम टाइम की ही बात कर रहे हैं अलग अलग, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की बात की गई, टाइम पीरियड की बात की गई, एक दिन में जो आपका अलग अलग टाइम होता है उसकी बात की गई। उसके बाद जब हम ऐसे ही टाइम की बात करते हुए कल, परसों, नरसों, उसके बाद, उसके पहले, जब इस तरीके की बात करते हैं तो देखो ये पूरी लिस्ट दी हुई है, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, येस्टरडे इवनिंग, येस्टरडे, ये पूरा आपको दिया गया। जब ऐसी कोई बात होती है तब आपको क्या करना है, प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करना है इन सब के पहले। ही विल गो देयर ऑन टुमारो, रॉन्ग होगा, यहाँ पर टुमारो के पहले आप कोई प्रपोजिशन नहीं लगाओगे। दे अराइव्ड हियर ऑन लास्ट नाइट, ऑन लगा हुआ है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी के पहले आप किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। आफ्टर तथा बिफोर, ठीक है, आफ्टर बाद में, बिफोर मतलब पहले। ही रिटर्न इंडिया आफ्टर, काफ़ी समय के बाद आया, और पहले आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस, पे क्रिसमस से पहले, ये तो सिंपल सा है ना। टिल अनटिल का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जब आपको बताना है कि इस सेशन, जैसे इसमें लिखा है अनटिल टिल, द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अनटिल नेक्स्ट सेशन, ऐसे ही वी विल नॉट गेट आर रिजल्ट्स अनटिल और टिल जनवरी 2 जनवरी, मतलब 2 जनवरी तक हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है तो टिल और अनटिल का यूज़ किया जाता है। अच्छा, बाय का यूज़ भी आप इस रूप में कर सकते हो, जब आप पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ दिखा रहे हो तो आप टिल अनटिल के जैसा यूज़ कर सकते हो बाय को भी। वी शैल हैव फिनिश द सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अच्छा, अप डाउन, अप टू, अप का मतलब तो आपको पता है ऊपर, डाउन का मतलब आपको पता है नीचे। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, ही रैन डाउन द स्टेयर्स। जब हम अप टू की बात करते हैं तो हम एक लेवल बना देते हैं, ठीक है, लेवल्स बना देते हैं जैसे, और फिर उसके रूप में बात करते हैं जैसे दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाय द स्टूडेंट्स अप टू बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, तो हमने ये लिखा क्लास 4, लेकिन अप टू लगा देंगे, अप टू क्लास 12, मतलब क्लास 12 तक के बच्चे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, मतलब ये हमने एक पूरा चार्ट टाइप का बना दिया है कि 14 तक के बच्चे जो हैं वो फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। तो 14 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, 11, 14 का मतलब है कि 14 के नीचे वाले जितने भी बच्चे हैं 14 तक, ठीक है, एक लेवल, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि इतने तक। अप टू का यूज़ आप अप टू क्लास 5 इस तरीके से। अब आगे देखते हैं। टू का प्रयोग लक्ष्य के लिए किया जाता है जब आप कहीं जा रहे हो, जैसे राम इज़ गोइंग टू कॉलेज, सेंड हिम टू स्कूल, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं। जब आपको डेस्टिनेशन की बात की जा रही है, कोई कहीं जा रहा है तो आप टू का यूज़ करोगे। और आप जब किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, कोई दिशा है तो टूवर्ड्स, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, मतलब मैं कॉलेज की दिशा में जा रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। जब तरफ की ओर, जब डायरेक्शन की बात की जाए तब आप टूवर्ड्स का यूज़ करोगे, ठीक है। अभी हमने फॉर का यूज़ किया था, आपको याद होगा, फॉर का टाइम के लिए यूज़ किया था, टाइम पीरियड के लिए, अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, जैसे 2 साल की बात हो गई, फॉर 2 ईयर्स। अभी यहाँ पर टाइम का यूज़ हम डेस्टिनेशन के लिए भी कर सकते हैं। ही इज़ लीविंग फॉर अमेरिका,
ठीक है, मतलब अमेरिका के लिए, मतलब डेस्टिनेशन की कहाँ जा रहा है, ये अमेरिका जा रहा है, तो ही इज़ लीविंग फॉर अमेरिका। ठीक है। अलोंग, जब कोई दो चीज़ें साथ में हो रही हों या दो लोग साथ में कुछ काम कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो अलोंग का यूज़ होता है। आई वॉकड अलोंग द रेलवे लाइन, एक रेलवे लाइन है और आप उसके साथ साथ चल रहे हो, तो अलोंग रेलवे लाइन के साथ साथ आप चल रहे हो। पैरेलल, देखो ये जैसे ये दिखाया गया यहाँ पे, ही वॉक्स अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ चल रहे हो। ठीक है। कम अलोंग विद बी, मेरे साथ साथ आओ, दोनों चल रहे हैं साथ साथ, तो अलोंग विद। अगेंस्ट का प्रयोग कई डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में होता है, कॉन्टेक्स्ट में होता है। अब यहाँ पे देखो, एक तो ऑपोजिट नॉर्मल, अगेंस्ट का यूज़ जो होता है ऑपोजिट के उसमें होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, मतलब कि ये जो पानी की धारा होती है उसके विरोध में चलना, सेल करना पानी में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिज्म के मैं विरोध में हूँ, आतंकवाद के। ठीक है। अब एक अगेंस्ट होता है सहारा लेना भी, वो ऊपर वाले जो दोनों मीनिंग थे लगभग एक जैसे थे, मतलब कि विरोध में किसी के, लेकिन ये वाला जो मीनिंग है ये सहारा लेना। जैसे डोंट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, रेलिंग का सहारा लेकर मत खड़े हो, गिर जाओगे, यू मे फॉल डाउन। सो जब आप सहारा ले रहे हो तो भी अगेंस्ट का यूज़ कर रहे हो। ऑन टू, ही जम्प्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे, जब भी कोई आकर किसी चीज़ पर बैठ गया, मोशन में आया, ठीक है, तो ही जम्प्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे, वो आया और कूद कर बैठ गया, ऑन टू, ठीक है, हिज हॉर्स एंड रोड अवे, और फिर वो चला गया। विद का मतलब साथ में, एक विद आपने पढ़ा था ना कि किसी टूल से, मतलब ही किल्ड फिश विद नाइफ, तो नाइफ से उसने मारा एक टूल के रूप में। अभी यहाँ पर के साथ, साथ विद का मतलब एक और यूज़ है कि साथ की जब आप करते हो बात। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। बियॉन्ड मतलब कोई चीज़ जो आपके सोचने से भी बाहर हो, या आप जो चीज़ जो आप कर नहीं सकते। द केस इज़ बियॉन्ड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट के दायरे से बाहर है। ठीक है। दिस वर्क इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, मतलब ये काम तो मेरी सोच से भी बाहर है, तो बियॉन्ड मतलब दायरे के बाहर। अबाउट मतलब काफ़ी सारे होता है, अलग अलग ABCD करके दिया हुआ है क्या क्या डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जब आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो या किसी इंसान के बारे में, तब आप अबाउट लिख सकते हो। आई नो अबाउट हिम, मैं इसके बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट कोई सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। आई नो अबाउट कोई टॉपिक भी लिख सकते हो उसके बारे में। जब हम कोई चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते कि जैसे कितना, लगभग 2 लीटर दूध चाहिए, ओके, या लगभग इतना डिस्टेंस होगा, जैसे इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर, आपने एग्जैक्ट मेज़र नहीं किया लेकिन लगभग इतना होगा, तब आप अबाउट का यूज़ करते हो। अबाउट के साथ कोई इन्फिनेटिव हो, मतलब जैसे यहाँ पर देखा है कि आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, कार्य तुरंत होने का मतलब कि शुरू करने वाले हो, इन्फिनेटिव। ठीक है। तो अबाउट के साथ टू का यूज़ करोगे और वो सेंटेंस बनेगा। आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, बस शुरू ही करने वाले हो। और अबाउट और टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो सेम मीनिंग देता है गोइंग टू, जैसे के रूप में, जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन नाउ, ये भी करेक्ट है। आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन नाउ, ये भी करेक्ट है, उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हो। सेम B+2V का भी यूज़ कर सकते हो कि बी की कोई भी फॉर्म हो सकती है, बहुत सारी फॉर्म्स होती है जैसे इज़ और ये वो। तो द मिनिस्टर इज़ टू डिलीवर अ स्पीच, द मिनिस्टर इज़ अबाउट टू डिलीवर द स्पीच, ऐसे भी हो सकता है। मिनिस्टर इज़ अबाउट टू डिलीवर द स्पीच, मिनिस्टर इज़ टू डिलीवर अ स्पीच, ऐसे भी चल सकता है। ओके। अबव और बिलो का यूज़ लेवल बताने के लिए होता है, ऊपर और नीचे। ठीक है। जैसे द रिवर इज़ फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, मतलब एक लेवल डिसाइड किया, उसके ऊपर पानी बह रहा है, मतलब कि अब डेंजर लेवल से ऊपर, उसके नीचे, मतलब कोई लेवल डिसाइड करके उसके ऊपर उसके नीचे की बात की जाती है। जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर। एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया जाता है, उसके नीचे उसके ऊपर,
तो ऊपर वाले को अबव, नीचे वाले को बिलो कहते हैं। ठीक है। एक है ऑफ। जैसे आप देखते हो ना ये वाला ऐसे माई मदर्स पेन, मेरी मम्मी का पेन है। तो अब याद रखना ये जो एपिस्ट्रॉफी एस लगाया है ना, कॉमा डाल के एस, इसका मीनिंग होता है का। तो ये याद रखना कि ये लिविंग थिंग्स के साथ आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगाते हो तो ये रॉन्ग हो जाता है। आप टेबल्स वुड की मतलब ये नहीं बोल सकते लकड़ी, जो टेबल है वो लकड़ी का बना हुआ है तो टेबल्स वुड ऐसे नहीं, चेयर्स लेग ऐसे नहीं, कुर्सी की टांगे ऐसे नहीं, वो सब ये जो एपिस्ट्रॉफी एस होता है ये वाला जो ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ, लिविंग बींग्स के साथ यूज़ किया जाता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं। तो चेयर अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि चेयर की टांगे, तो ऑफ वर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा। वुड ऑफ टेबल, लेग ऑफ चेयर, इस तरीके से। ठीक है। इसके साथ ऑफ का और भी मीनिंग है आपको दिया हुआ है। जब अब हम किसी चीज़ की शुरुआत की बात करते हैं, ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ, ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली। ठीक है। अब हम किसी बीमारी की बात करते हैं तो उसके साथ भी हम लगाते हैं डाई ऑफ, डाइड ऑफ, डाइड फ्रॉम। ठीक है। इस तरीके से ऑफ और फ्रॉम ये दोनों चीज़ लगाते हैं जब हम रिलेशन बता रहे थे, प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली, इन सब चीज़ों में ऑफ का यूज़ किया गया। एक होता है ऑफ, ये सेपरेशन को दिखाता है, अलग। कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, मतलब दूर रखो, अलग रखो। ठीक है। इसी तरीके से पुट ऑफ योर क्लोथ्स, अपने कपड़े उतार कर रख दो। ठीक है। धोने के लिए डालने या किसी भी चीज़ के लिए, तो पुट ऑफ, पुट ऑफ। ठीक उसी तरीके से स्विच ऑफ, इस तरीके से हम वर्ड्स को लेते हैं। ओ डबल एफ, ऑफ के डिफरेंट इस तरीके से मीनिंग होते हैं। इसके बाद हम एक और लेते हैं बिहाइंड, मतलब पीछे। द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, चोर के पीछे पीछे पुलिस दौड़ रही है। शी हिड बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे वो छुपी हुई थी। तो ये आज की क्लास में हमने ये सारा प्रिपोजिशन किया। आपको देखने में लग रहा होगा बहुत सारे रूल्स है, लेकिन आप इसको 2-3 बार एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। और याद हो जाएगा इन द सेंस, मतलब अगर आपके सामने ये चीज़ें आएंगी ना सेंटेंस में तो आपको अचानक से क्लिक करेगा, अच्छा हमने ये तो पढ़ा था, ये यहाँ पे यूज़ हुआ था, इस तरीके से। बाकी जो प्रीपोजिशंस के आगे वाले रूल है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।